पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के नॉन इलेक्टेड अरकान, जिनमें उनके एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स आ जाते हैं, उनको हुक्म दिया था 21 मई को कि अपने असासे जाहिर करें। और फिर 23 जून को उनको यह भी हुक्म दिया था, जब 2-3 रह गए, कि जनाब अपनी नेशनैलिटीज़ भी डिक्लेयर करें। बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर यह तमाम असासे और नेशनैलिटीज़ की तफसीलात जाहिर कर दी, जिससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन के दिनों में होते थे और अभी किसी सियासी जमात ने हुकूमत में ना होते हुए ये रवायत डाली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम मेंबरान के असासे वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गए थे, तो हुकूमत में आने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। और अगर किसी SAPM या एडवाइजर के असासे डिक्लेरेशन में कोई मसला है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इशू नहीं है। उनकी ये कमिटमेंट कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए उनके फैसले से वाज़ेह है। अगर किसी को मसाइल आ रहे हैं कि कोई ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी का फ़र्क समझाए और परमानेंट रेजिडेंसी और ग्रीन कार्ड और इकामे में क्या फ़र्क है वो समझाने की कोशिश करे, तो ये उनका मसला। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल पॉलिसी डिसीजन है वो उस तरफ लेके जा रहा है चीज़ें जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब माजी में कहते थे और बहुत सारी दफ़ा उन्होंने कहा कि अपने असासे पाकिस्तान लेके आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये शायद उसकी तरफ एक पहला कदम भी है। जो चीज़ें सामने आई नाज़रीन, उसमें कम से कम 7 SAPMs इस तरह के थे जिनमें से किसी ना किसी के पास कोई अकामे की रिफाइंड फॉर्म थी। अकामा यूजुअली गल्फ के ममालिक में होता है, UAE हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ पे नेशनैलिटीज़ तो नहीं मिलती। लेकिन 7 ऐसे थे जिनके पास यूरोपीय अकामे थे, किसी के पास ग्रीन कार्ड, किसी के पास परमानेंट रेजिडेंसी, किसी के पास सिटीजनशिप। और उसके बाद जो असासा डिक्लेरेशंस आई उसमें से जब आप उनको गौर से पढ़ना शुरू करते हैं तो एक दो में तो ऐसा आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि इतनी जल्दी में उन्होंने कार्रवाई डाली और समझा कि जी PM साहब के डायरेक्टर्स ने चलो कार्रवाई पूरी करनी है ना, कौन पूछेगा। लेकिन जो ये डिक्लेरेशन और काबीना और हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पे आई और जो डिक्लेरेशन उन्होंने साइन की है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। और जिन साहिबान ने, जिन SAPMs ने और एडवाइजर्स ने जानते बूझते हुए इसमें गलत बयानी से काम लिया है, उनके लिए बेहतर है किसी न किसी बहाने से खुद ही इस्तीफा दे के पतली गली से निकल जाएं, क्योंकि ये अब इनका पीछा करेगा। इस पर लीगल बैटल्स भी होंगी, पार्लियामेंट में भी सवाल होंगे, मीडिया में भी सवालात होंगे, तहकीकात भी होंगी, नैब के केसेस बनने के भी चांसेस हैं। और अगर किसी एक आधे पे कोई JIT बन गई तो उसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शायद बाहर भाग के वैसी ही ज़िंदगी गुजारना पड़े जैसे सलमान शहबाज या दीगर लोग शरीफ ख़ानदान के भागे हुए केसेस से। इसी मौजू पर नाज़रीन थोड़ी तफसील से बात करेंगे। और मैं आज, क्योंकि इस सिलसिले का हमारा असासे डिक्लेरेशन के बाद पहला प्रोग्राम है, तो ये एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम असासा जात जितने पब्लिक हुए उनको एक साथ ही करके फारिग ना कर दें। डेली एक SAPM या एडवाइज़र के असासा जात हम कोशिश करेंगे कि उनको देखें और हमारी कोशिश होगी कि उन रेलिवेंट साहब को खुद बुलाएं ताकि वो आके जवाब दें। तो आज क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सबसे अहम मौजू होता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सालमियत, दिफा, सारा कुछ नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड होता है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब को आज इनवाइट किया जाए। हमारे कोऑर्डिनेटर तलहा ने उनसे कई दफ़ा रब्ता किया, लेकिन तलहा नकवी को उनका जवाब आया कि आज वो बहुत मसरूफ़ हैं। अनऑफिशियली हमें यह भी बताया गया कि जनाब मेरे आने या ना आने का क्या फ़ायदा, आपने तो पगड़ी उछालनी है। नहीं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, हमने सिर्फ पगड़ी नहीं उछालनी, हम बड़ी तमीज़ से, तहम्मुल से सवालात करते हैं। जो भी आपके जवाबात हैं वो हम सुनते हैं, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम की तरफ। जो सवालात हैं उसमें आवाम भी बहुत से सवालात जानने का, उनके जवाबात जानने का आपसे हक रखती है। तो आज नहीं तो कल टाइम निकाल के ज़रूर आइएगा। और जो चीज़ें भी हम आज सामने रखेंगे कि US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जहाँ पे आप एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या ये डायरेक्टर CIA को रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी? क्या इसके अमरीकी महकमा दिफा के साथ कोई ताल्लुकात हैं? इसकी फंडिंग कौन देता है? आपको तनख्वाह कौन देता रहा यहाँ पे? और आपने जो ट्वीट्स की उस हवाले से भी आपने कहा कि जी आपके बैरून मुल्क असासे नहीं है। तो ये जो बैंक ऑफ अमेरिका में आपकी स्पाउस के और स्पाउस और चिल्ड्रन के बैंक अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स में पैसा कहाँ से आया? तो ये कुछ सवालात है कि एक गाड़ी भी आपकी हेल्ड इन USA ओन्ड बाय द स्पाउस,
तो अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया से सवालात हो सकते हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा को जवाबात देने पड़ते हैं, तो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब आपके लिए भी काफ़ी सारे सवालात हैं। और क्योंकि आप एक टेक्निकल एडवाइज़र हैं, तो जो टेक्निकल आपने ट्वीट्स किए हैं, हम चाहेंगे कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी आके आप खुद ही दें। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का, और थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में आपने ये कमिटमेंट दी थी कि मैं अगले प्रोग्राम में आऊँगा तो ये असासाजात डिक्लेयर हो जाएंगे। ये क्रेडिट आपको भी जाता है, आपके तमाम वफाकी वुज़रा को जाता है, इलेक्टेड नुमाइंदान को जाता है, और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ये उसकी तरफ पहला कदम है। आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने पावर में आने से पहले और उसके दौरान जो कमिटमेंट्स की थी, देखिए इस मुल्क का मसला यही रहा है कि हर चीज़ को छुपा दिया जाता है, उसको बड़ा मिस्टीरियस रखा जाता है, और ये एक मतलब है हमारा ये करना एक अनहोनी बात है, न कि इसका आम होना एक प्रैक्टिस के बजाय ये एक अनहोनी बात है। अब जो लोग जो चिल्ला रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं इस गाब में कि जी वो उन्होंने सिर्फ शहरियत का वो इशू उठाया हुआ है, और असासाजात पे बहुत कम पार्लियामेंट में भी और इसमें भी कम बात हुई, क्योंकि बुनियादी तौर पे उनको पता है, जो अपोजिशन के जो स्पेशली लीडरान हैं, कि उन्होंने तो एक तो उनकी नेशनलिटी यहाँ की थी, लेकिन उन्होंने असासे बाहर बनाए और वो डिक्लेयर भी नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये शुरू दिन से वो था, और जो उन्होंने किया कि भाई जब एक इलेक्टेड मेंबरान, कैबिनेट के मेंबर्स या MNAs, MPAs जो भी हैं, सेनेटर्स, जब ये अपने असासे इनको मस्ट है तो इनको भी करना चाहिए, और कैबिनेट में उन्होंने खुद ये इंस्ट्रक्शन दी और फिर उसको परसू भी किया, और वो फिर उसका नतीजा आपके सामने है। इसका पर्पस क्या है? देखिए कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल। जो भी किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन पे या गवर्नमेंट के उस पे आएगा तो उसको अपना बिल्कुल क्लियर वो देना पड़ेगा कि उसके क्या असासे हैं, उसके क्या स्टेटस क्या है। उससे होगा क्या कि आपके पास एक बेंचमार्क आ जाता है। नंबर 1 एक तो ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कि पहले नहीं किया, वो उसके बारे में भी सवालात उठने लगते हैं, और जवाब देने का भी मौका मिलता है कि हर बंदा जिसके बारे में एक इमेज बना हुआ हो उसको वो क्लैरिफाई कर सके। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द कंट्री बेनिफिट्स, मुल्क का फायदा होगा, सोसाइटी का फायदा होगा, और इस मुल्क में लोग अब ज्यादा अवेयर होंगे कि अवाम भी कि उनका ये हक बनता है कि वो पूछ सकें अपने नुमाइंदों से कि जी उन्होंने अगर कोई असासे बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, और अगर उनकी कोई और शहरियत का या और कोई भी इशू है, लीगल इशू है, उसके बारे में जवाबदेह होंगे। हाँ, ये बात जरूर कहता चलूं कि जो एज फार एज उनकी नेशनलिटीज का ताल्लुक है, इसमें कोई कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है इनके हवाले से, और कानूनी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी आप लोगों के पास कि SCPM और एडवाइजर्स के डिक्लेयर करें। एग्जैक्टली, ये तो एक पॉलिटिकल जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी रवायात हैं कि सवाल हुआ, सवाल जवाब जमहूरियत में होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड नजर आए। बिल्कुल नजर आए, और ये बड़ा एक अहम स्टेप है जिसमें कि इसमें मैसेजिंग भी बहुत है, और इसमें ये कहना कि लोग के जी प्राइम मिनिस्टर साहब शायद अपोजिशन को वो कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि जब हम 2011 में उन्होंने हम सबसे कहा कि आपने सबने, और वो उस पर अवेलेबल थे वेबसाइट पे, तो ये तो एक शफाफियत जो है बुनियादी तौर पे वो शुरू होती है, अपने घर से होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने थ्रू आउट ये साबित किया है। और ये एक बहुत आगे ये जो शोर कर रहे हैं ना अपोजिशन वाले, ये बुनियादी तौर पर भी कोई इनको पता है कि उनके क्या स्टेटस क्या है, हाउ मेनी स्केलेटन्स डू दे हैव इन देयर कबर्ड। तो इसलिए उनका इस चीज पे सिर्फ एक साइड। ऑपोजिशन क्या इस वजह से परेशान है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर वजीर आजम ने अपने एडवाइजर्स और SAPMs को, असिस्टेंट्स को नहीं छोड़ा, उनकी सारी तफसीलात अवाम के सामने उन्होंने कर दी, उनकी नेशनैलिटीज कर दी हैं, तो फिर ऑपोजिशन पे भी उतनी ही जिम्मेदारी आती है ट्रांसपेरेंट मामला चलाने की। वजीर आजम ने क्या ये वाज़ेह मैसेज इस हवाले से दिया? ये बिल्कुल एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, और मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन को पता है कि ये मैसेज सिर्फ ये जो असासाजात हैं ये सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं है। ये तो जाहिर है कि चैरिटी बिगिंस एट होम एज दे से, वो तो हमने कर लिया है, तो फिर तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि और लोग इसको ना करें। और अपोजिशन को चाहिए कि बजाय इसके कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाए, चीज़ों को स्क्यूड तरीके से दिखाए अवाम को, जिसमें कि एक पहलू को दिखाया जाए लेकिन दूसरे पहलू को आया आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले या PML नून वाले या जो और पार्टीज वाले हैं, इनके पास इतनी मॉरल स्टैंडिंग है कि ये इस चीज़ का जो असासा जाते हैं इसके बारे में ये किसी को क्वेश्चन कर सकें? इनका तो मॉरल हाई ग्राउंड है ही नहीं। ये तो मतलब है कि
इनको तो एम्बेरस होना चाहिए था। इन आज के इजलास में ये बात ही ना करते, ये आते ही नहीं, क्योंकि ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपके उसमें कौन दूसरा कौन होगा, लेकिन इनके पास कोई वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। एग्जैक्टली उनसे आप ये पूछें कि आज आप बड़ी वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप जो है तो ये बताएं कि आपके जो लीडरान हैं इनको बाकियों को छोड़ दें, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो रह चुके थे, जो आपके और जितने भी आपके जो पूरी फैमिली है, शहबाज शरीफ है, जितने भी इनके वो है, are they proud of the fact that they belong to the same party? Because they are all colored in the same color. ये तो उनको चाहिए कि उनको एक एक्नॉलेज करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी हमारी लीडरशिप को भी चाहिए कि वो अपने असासाजात को क्लियरली एक्सप्लेन करें, जवाबात दें, बजाय इसके कहना कि जी वो भी है और ये भी चोर है और वो भी चोर है। इससे नहीं बात बनेगी। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स। आपसे सवाल पूछा है, जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब दूंगा। And especially as a public representative, I think it is not a privilege to declare the information, answer questions. ये तो आपका फर्ज बनता है, this is your duty, कि आप जो है तो जवाबात दें। तो इस पे सिर्फ नहीं वो करें, एक साइड पे नहीं जाएं, उनको वो होलिस्टिकली देखना चाहिए। इसमें मैसेज क्या है, इसमें मुल्क की बेहतरी है या किसी एक शख्स की? बिल्कुल, और ये मुल्क की बेहतरी के लिए ये बात भी साबित होती है कि कहा यह जाए कि जो बदतरीन जमहूरियत होती है वो बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर होती है। और उसकी वजह क्या होती है? यहाँ पे जमहूरियत में आवाम को सवाल करने का हक होता है। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो उन सवालात के जवाबात देते हैं। अपोजिशन भी सवाल करती है, मीडिया करता है, आम लोग सवाल करते हैं। और ये मामला हमने सितंबर 2019 में उठाया था, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुख्तलिफ महकमों को हमने बाकायदा तौर पे एक ख़त लिखा था और ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब ये असासाजात जो हैं इनको पब्लिक किया जाए, नेशनैलिटीज़ को पब्लिक किया जाए। इस हवाले से हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए, लेकिन इसी साल के शुरू में जो प्रोग्राम हमने किया उसमें क्या बात आई थी, आइए देखते हैं। नाज़रीन, हमने अक्टूबर 2019 में कुछ ख़त लिखे थे हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को, सवालात कुछ पूछे थे। पार्लियामेंटेरियंस जितने होते हैं, जो पार्लियामान में होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो तो पाकिस्तान के कवानीन के तहत अपने तमाम असासे डिक्लेयर करते हैं, जो पाकिस्तान में उनकी जायदाद है, बैरून मुल्क है, जितने बिजनेसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चंद एडवाइज़र्स भी हैं और चंद स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके असासाजात, उनकी नेशनैलिटीज़ आज तक सामने नहीं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से बड़े वाज़ेह डिसीजंस हैं कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो काबीना में जितने लोग हैं, जब उनकी सारी असासाजात की तफसीलात मौजूद हैं, तो स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइज़र्स क्या वजह है कि इस हवाले से वो अपनी तफसीलात पब्लिक के सामने लाने से कतरा रहे हैं। जी नाज़रीन, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी इलेक्टेड मिनिस्टर्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन सवालात के जवाबात दिए और बाकायदा तौर पे ये हिदायत दी और ये चीज़ें आवाम के सामने लाए, जिसके बाद ये सवाल जवाब हो रहे हैं। अपोजिशन भी उसमें मज़ीद सवाल जवाब कर रही है और चीज़ें जमहूरियत में इसी तरह बेहतर होती हैं, आगे चलती हैं। इस हवाले से जो दौरी शरीयत के हवाले से मिनिस्टर साहब सवालात उठाए जा रहे हैं, कौमी असम्बली में भी सवाल उठे, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने भी एक सवाल उठाया। इस पर क्या हुकूमत कोई कानून साजी का सोच रही है? क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है SAPMs के हवाले से और उसमें उन्होंने कानून साजी का कहा था। ये पॉसिबल है कानून साजी या ये ग्रे एरिया में चलेंगी चीज़ें? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर कानून साजी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम ये भी देखते हैं कि जो सेनेट है वो बुनियादी तौर पे उसका जो एक अपर हाउस का जो एक जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और जो नहीं लड़ सकते हैं मुराद ये कि वो लड़ना नहीं चाहते या लड़ते नहीं हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ ज़रूरत होती है तो वो सेनेट में आके इलेक्ट हों। अब देखें ना, ये जो पास्ट में जो हुआ है, जिस तरह से सेनेट की कंपोजिशन बना दी गई है, जिसमें कि हर एक बंदा सेनेटर बन सकता है ड्यू टू XYZ रीज़न, ठीक है, उसमें भी हम अभी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उस लॉ में। तो हमें वो डिनाई कर दिया गया वो एक प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड कर सकता था उन टेक्नोक्रेट्स को, उन स्पेशलिस्ट को ऑन द सब्जेक्ट, जो कि अब एक बिल्कुल हार्डली एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द सेनेटर्स एंड द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में तो कहने का मकसद ये है कि लेजिस्लेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है, अब देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर था 2012 में, वो कनेडियन नेशनल, उन्होंने कनेडियन उसको लाया और ही अपैरेंटली डिड द बेस्ट जॉब।
मतलब है कि ये सारे एस्पेक्ट को देख के मशवरा करके प्रोपोजिशन भी हम सारे मिलके बैठे हैं और उसके हम प्लसेस माइनसेस को देखें कि आर वी डिनाइंग आवरसेल्व्स और आर वी शुड मेक अ क्लियर कट वो, क्योंकि एक चीज जब कानूनी तौर पे ममनू नहीं होती है तो वो फिर उसको ठीक ही समझा जाता है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन सर्टेन इश्यूज देन यू नो इट्स कंसिडर्ड कि यू कैन डू दैट, लेकिन जरूर बनना चाहिए जबकि इस किस्म की बहस हर कुछ अरसे बाद उठती है तो इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए अगर भारत की मिसाल दी जाती है काफी सारी, तो भारत में जो ड्यूल नेशनल्स हैं उनके उस तरह से राइट्स नहीं, ना गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते हैं, ना कि मिनिस्ट्रियल और कैबिनेट पोजीशंस दे सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की नाज़रीन इस हवाले से कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, गो के इस पे काम होना है। पार्टी की एक लाइन इससे पहले जिसमें अवाम से उन्होंने पजीराई हासिल की थी, क्या लाइन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, आइए देखते हैं। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे वहाँ रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। ख्वाजा इकामा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है। दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है वो इकामा लेकर बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये कौन से मुल्क होता है। ये नहीं होना चाहिए और आप ड्यूल नेशनलिटी, आपको पता है जब रुपया गिरता है डॉलर के मुताबिक, तो मेरे अगर बाहर पैसे पड़े और जायदाद बाहर हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, पाकिस्तानी नीचे आ रहे हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। मिनिस्टर साहब, इसमें अब जिनकी सिटीजनशिप निकल आई है, या जिनके पास अमरीकी इकामे या बरतानवी इकामे या कैनेडियन या सिंगापुरी इकामे जिनके पास है, चाहे परमानेंट रेजिडेंसी की फॉर्म में या ग्रीन कार्ड की फॉर्म में, ये लोग अपने रिवोक करेंगे पाकिस्तान में रहने के लिए? और क्या पाकिस्तान में 180 दिन से ज़ायद हो गए, FBI में अब टैक्स फाइलिंग भी करेंगे? और जो असासे इन्होंने डिक्लेयर किए हैं इनमें से कुछ यकीनन ख्वाहिशमंद होंगे मार्च 2021 सेनेट के टिकट के लिए भी, क्या ये सारी चीज़ें अब उस सिस्टम में आएंगी और अपने असासे भी बाहर से पाकिस्तान लेके आएंगे? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आया वो कानूनी तौर पे उन पे ये फर्ज बनता है कि वो अपना 180 दिन से जायद हो गया, अब तो FBR में इनको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं, वो जो इनकम टैक्स है वो या टैक्स फाइलिंग वो तो जरूरी है, ठीक है ना। जो भी हमारे एडवाइजर फाइनेंस ने मेरे ख्याल अभी तक नहीं की, पिछले चंद साल में तो अवेलेबल नहीं है कुछ। देखें, वो तो उनको करना चाहिए और वो जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने चाहिए। मकसद ये है कि अगर तो ये कोई एक इस वक्त एज ऑन टुडे अगर ये कोई कदगन नहीं है तो देन इट्स देयर चॉइस, वेदर दे वांट टू रिवोक, दे वांट टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, दे वांट टू सेंड, अपने बेचना चाहते हैं एसेट्स, यहाँ पे लाना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जी जो अहम चीज़ है ना वो असासे हैं। क्यों है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी एक तो ये है कि जो डॉलर नीचे जाता है ऊपर जाता है तो वो अमीर होते हैं, पाकिस्तानी गरीब होते हैं। दूसरा ये कि जो असासे हैं ना, जो एसेट्स होते हैं, वो आपकी उस मुल्क के साथ कमिटमेंट की एक रिफ्लेक्शन होती है। बिल्कुल, मुल्क के साथ कमिटमेंट की रिफ्लेक्शन होती है। सिस्टम क्या होता है आपका? एक तो हुकूमत है, वजीर आजम है, डिपार्टमेंट्स हैं, कोई सिस्टम भी चला रहे हैं आप लोग जिसको कि बताना पड़ता है चीजें? आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं? मैं समझाता हूं आपको, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो नाज़रीन, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में थे और जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने बताया, ये नहीं कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को बता दिया, मैंने स्पीकर कौमी असेंबली को बता दिया, मैंने चेयरमैन सेनेट को बता दिया, मैंने FBI चेयरमैन को बता दिया या किसी और महकमे। उन्होंने एक बड़ा मजे का नाम लिया, मैंने सिस्टम को बता दिया। क्या कहा, आइए देखते हैं। अब मैं वहां रह रहा था, रेजिडेंट था, वापस आ गया, सिटीजनशिप मैंने अपनी विड्रॉ कर ली, वापस आ गया।
जिस दिन से वापस आया मैं अमेरिका नहीं गया उसके बाद, और मैंने ये सिस्टम को बताया कि आई विल नेवर ट्रेवल टू द यूएस ऑन अ पर्सनल विजिट जब तक मैं ये नौकरी कर रहा हूं। और मैंने सिस्टम को ये बताया कि आई विल नेवर ट्रेवल टू द यूएस जब तक मैं ये नौकरी कर रहा हूं। अच्छा, जो इन्होंने फॉर्म दिया उसमें परमानेंट रेजिडेंसी जो है उसको टिक किया, साथ बार बार कल से कह रहे हैं जी मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, तो परमानेंट रेजिडेंसी जो है उन्होंने छोड़ दी। हमने बुलाया था, आप जवाब देने के पाबंद नहीं है क्योंकि उनके मामलात हैं, लेकिन सिस्टम तो आप समझा सकते हैं, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं, मेरा ख्याल है उनकी मुराद ये थी कि जो भी अथॉरिटीज हैं उनको ये बता दिया था, नंबर वन। मैं ये सब आई प्रिज्यूम। सेकेंडली ये है कि प्राइम मिनिस्टर ही को रिपोर्ट करते हैं ना, और प्रेसिडेंट को जी, तो शर्म आती है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम नहीं, सिस्टम को बता दिया। देखें अथॉरिटीज जो मतलब है, जो होता है, जो भी अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर से बड़ी कोई अथॉरिटी है? नहीं, कोई नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। नहीं, देखें इस बात, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट, बट यू नो आई डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय दैट और व्हाट ही इंप्लाइड। हम इसीलिए चाह रहे थे कि वो आ जाते, वो उसका जवाब तो मेरा ख्याल है वो दे देंगे। लेकिन आपका जो सेकंड क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, वो क्या था जी? कि परमानेंट रेजिडेंसी उन्होंने रिवोक कर दी। अच्छा, देखें बात ये है कि एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हेन यू आर सेइंग कि अमेरिकन टेम्पररी और परमानेंट रेजिडेंसी है, अमेरिकी इकामा जिसको कहते हैं, बट पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर वो हैं, ठीक है ना? बिकॉज अगर या तो हो ना कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं है कोई अमेरिकन। साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी, एहसन इकबाल साहब भी, देखें इनके पास ये गल्फ ममालिक, इस्लामी ममालिक के इकामे थे, इनके पास ये अमरीकी इकामा है। देखें ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन, जो ख्वाजा आसिफ और जिनकी बाकी आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, दे वर पार्लियामेंटेरियंस, उन पे तो है। ये तो कैबिनेट में बैठ रहे हैं ना? नहीं, कैबिनेट में तो बैठ रहे हैं, वो अलग बात है, बट उन पे जब वो कानून लागू नहीं होता जो कि एक पार्लियामेंटेरियन पे होता है, ये आप सिस्टम पार्लियामेंटेरियन ट्रस्ट आप एंजॉय कहेंगे करता कौन है सिस्टम लोगों कह का। रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट है, ये जो कवानीन है, उसमें ये क्लियर है। अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं तो आप पार्लियामेंटेरियंस मेरे लिए तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वहां से शुरू होता है और उसके बाद एक लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 5 का भी जिक्र आता है, ठीक है, वो भी वहां पे चीज आ जाती है। लेकिन जब आप अमरीकी सिटीजनशिप लेते हैं या बाकी वहां पे काम करते हैं, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं। एक तो असासा मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि उनके पास कोई नहीं है। अगर अदील राजा साहब ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोईद वसीम यूसुफ, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन, तो इसमें ये लिखते हैं कि इनके पास एक गाड़ी है जिसकी मालियत तकरीबन 26,25,000 है, ओन्ड बाय द स्पाउस हेल्ड इन द यूएसए। फिर उन्होंने यूएस बैंक ऑफ अमेरिका के कोई 6 बैंक अकाउंट्स का जिक्र किया है, ये नहीं बताया कि किस शहर में ये, और वहां पे भी अमाउंट्स दिए हैं, ओन्ड बाय स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो अब ये अकाउंट जो है अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, हम चाह रहे थे कि मोईद यूसुफ साहब आते तो हमें क्लैरिफाई कर देते। परमानेंट रेजिडेंसी जब आपको मिलती है नाज़रीन, तो इसका बाकायदा तौर पे फॉर्म I-485 है, एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्ट द स्टेटस, और ये हर शख्स को खुद भर के देना पड़ता है ये वाला फॉर्म, और साथ ये गवाही भी देनी पड़ती है कि कोई पर्जरी वगैरह वो इस हवाले से नहीं करेंगे। और सॉरी मैं अरशद, मैं आप एक बात मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुनासिब होगी अगर मैं ये करूँ, एंड आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि हम कभी भी ये पैगाम नहीं देना चाहते हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में अब बस रहे हैं, वहाँ पे उनके कारोबार, उनकी रेजिडेंसी, उनके मुल्क के वो शहरी बन चुके हैं, लेकिन साथ साथ में वो पाकिस्तान के साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, और वो हर तरह से जब भी कोई मसला होता है पाकिस्तान के बाहर वो उसके लिए खड़े भी होते हैं। हम किसी तरीके से ये मैसेज उनको नहीं देना चाहते कि आपने अगर अमेरिकन या जो भी नेशनलिटी ले ली तो आप जो है ना तो आप पाकिस्तानी नहीं रहे। नहीं, उनका दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है और उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, हमारी रेमिटेंसेस हैं, हमारे और जगहों पे फॉरेन पॉलिसीज पे हमारी काफ़ी वो कोऑपरेट करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वी शुड नॉट होल्ड अगेंस्ट देम, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि ये इसके बारे में कानून साजी होनी चाहिए कि जो इबाम है। मेरा ये इशू ही नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नाज़रीन कुछ कवानीन भी हैं, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं। हमारी बदकिस्मती देखें बहैसियत कौम कि हमें हर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो हमारे खिलाफ ही मुकदमा बनाता है। इससे पहले एक मेजर जनरल महमूद अली दुरानी साहब थे,
जब मुंबई के वाकयात हुए तो उन्होंने ना सिर्फ ये किया, कसब का भी एक्सेप्ट किया, और अब हैं किधर वो साहब, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चेक करें, शायद कहीं अमेरिका में बैठे हो। जो मुकदमा मुंबई का उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस वक्त के ने बनाया हमारे खिलाफ, क्या था, आइए देखते हैं। The terrorist attack in Mumbai, carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008, is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. At that time I was National Security Advisor of Pakistan, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही मुकदमा बनाते हैं। ये भी शायद इन्होंने भी उसी सिस्टम को बता दिया होगा जिसको मोहित यूसुफ ने बताया कि हाँ जी मैं वहाँ पे ये कुछ काम कर रहा था। और इसी हवाले से मोहित यूसुफ साहब जब USIP में थे तो लश्कर तैयबा के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, आइए देखते हैं। This is a group, a terrorist group called Lashkar-e-Taiba, operators of which allegedly crossed over from Pakistan, got into Mumbai, the Indian financial capital, if you will. 12 coordinated attacks at various locations around the city, including an iconic Taj Hotel, ultimately killing over 160 people, injuring over 300, including U.S. citizens, given that they targeted centers frequented by foreigners. So, the Indian media dubbed this as India's 9/11. It is sort of unprecedented scale of a coordinated terrorist attack in India. And it, as I said, lasted 3 days. Woefully inadequate Indian intelligence and then law enforcement response. और फिर इन्होंने इस ग्रुप के बारे में बताया। अभी आदिल साहब जरा पहले वाले दिखा दें कि दिस इज अ ग्रुप विच फाइट्स फॉर कश्मीर, एंड क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। So this is a group that essentially believes or sort of fights for the freedom of quote-unquote Indian Muslims in Kashmir. Kashmir is the disputed. और नाज़रीन, 2018 के इलेक्शंस के बारे में इनका क्या ख्याल था कि इनका ख्याल था कि शायद फौजी मुदाखलत से इमरान खान को वजीर आज़म बनाया गया और इलेक्शन में धांधली हुई है। सुनते हैं जरा। Unfortunately, the country still has a civil-military imbalance. The military has an exaggerated role, not only in the security sector, but also foreign policy and politics. And quite frankly, even this election, there have been all sorts of allegations that the election has been manipulated and that the military has picked a favorite, in this case, the cricketer turned politician Imran Khan, who seems to be leading the pre-polls, at least suggesting that he was leading. So, it's not still not the fairest election for sure. But at the end of the day, there were also these question marks on whether the election will happen, whether it will happen on time. नॉट द फेयरेस्ट इलेक्शन फॉर श्योर। और अब मोहित यूसुफ साहब उन्हीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिसके बारे में ये कह रहे थे कि नॉट द फेयरेस्ट इलेक्शन फॉर श्योर। अब ये नाज़रीन USIP है क्या? अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 1985 देखें तो बाकायदा तौर पे इसमें बताया गया है कि एक क्लियरिंग हाउस बनेगा इंफॉर्मेशन के लिए, जहां से इंफॉर्मेशन ने डिसेमिनेट होना है, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले अफराद शामिल होंगे। और इसकी बजट जो है वो सारा US हुकूमत देगी, US डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग इसके साथ हैं। और कोई भी रिक्वेस्ट अगर ये US गवर्नमेंट को करेंगे तो इनको तमाम किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। और इसका एक बोर्ड होगा जो कि इसके मामलात चलाएगा। और उस बोर्ड में शामिल कौन कौन है? बोर्ड में US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शामिल हैं। इसी USIP के बोर्ड में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस शामिल हैं, डायरेक्टर ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट शामिल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वो इसके बोर्ड में शामिल हैं, और 11 अदर इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ऑल ऑफिसर्स शैल सर्व एट द प्लेयर ऑफ द बोर्ड, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको अप्रूव करेंगे। ना सिर्फ ये, इस हवाले से जो दीगर मामलात हैं और जो ऑफिसर्स आएंगे, जिन लोगों की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें CIA का भी किरदार है। और जब हम USIP एक्ट को देखते हैं और इसका मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, द डायरेक्टर ऑफ द आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एजेंसी एंड द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस
each may assign officers and employees of his respective department or agency on a rotating basis to be determined by the board to the institute if the affected officer or employees agree to such assignment and such assignment causes no prejudice to the salary, benefit, status or advance within the respective department or agency of such other officer or employee. और इसकी मजीद तफसीलात भी नाज़रीन इस पे आइंदा भी बात करेंगे। सिस्टम को ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये डिफेंस एक्ट का पता था, यूएसआईपी एक्ट का पता था और यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, सीआईए के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, जो सीआईए के ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिस सिस्टम को डॉक्टर मोहित यूसुफ ने बताया था उसको क्या आपके ख्याल में ये चीज़ें पता हैं? वेल आई डोंट नो, आई थिंक उनको आना चाहिए और ये जो इश्यूज हैं इसके बारे में ज़ाहिर है मैं नहीं जानता, लेकिन आई थिंक ही विल बी द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दीस। बिल्कुल ठीक है, आपका भी यही ख्याल है। हमने भी यही कोशिश की थी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब और प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनसे इसी मौजू पे कुछ बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपके दौर में कोई एक कानून आया था कि अगर कोई असासों की कीमत सही ना जाहिर करे तो स्टेट उनको डबल पैसे दे के ले सकती है। वो कानून आज एग्जिस्ट कर रहा है या ख़त्म हो गया? जी, असासों की नहीं, जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आप करते हैं, तो पाकिस्तान में सारा कम लिखा देते हैं। 2 करोड़ का प्लॉट होता है, 20 लाख लिखा देते हैं। तो हमने कहा था कि आप जो मर्जी, यहाँ एक डीसी रेट चलता है, एक मार्केट रेट चलता है, एक वो 3 साल की असेसमेंट होती है, तो हमने कहा आप जो मर्जी लिखा दें, उसको जब ट्रांजैक्शन करते हैं कि उसमें टैक्स लगता है, तो हुकूमत के पास ये राइट होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको दुगना पैसे दे के खरीद ले। यानी कि अगर कोई चीज एक्चुअली 1.5 लाख की है और किसी ने वो 50,000 की दिखाई है तो हुकूमत लाख रुपए दे के वो चीज उससे ले सकती है। जी, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में। जी बिल्कुल, जो आपने डिक्लेयर किया है 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ द ट्रांजैक्शन उसको डबल पैसे देकर खरीद सकती है। तो अभी जो एसेट डिक्लेरेशंस आई हैं वजीर आजम के, SAPMs की और एडवाइजर्स की, आपकी नज़र से गुजरी होंगी, उसमें कहीं आपको ओवर डिक्लेरेशन या अंडर डिक्लेरेशन का इशू तो नजर नहीं आया? नहीं, ये बदकिस्मती से ना वजीर साहब समझते हैं, ना वजीर आजम को पता है, ना ही किसी आप जैसे मेरे दोस्तों को पता है कि ये होता क्या है। नहीं, ये FBR कि ये है क्या एसेट डिक्लेरेशन, ये हम हर साल करते हैं। मैं 32 साल से कर रहा हूं। एसेट डिक्लेरेशन एसेट की परचेज प्राइस पे होती है, ठीक है, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं होती। तो जब वो एसेट खरीदा गया था, तो अगर मैंने एक प्लॉट लिया है आज से 30 साल पहले, मसलन मैं जिस घर में रहता हूं वो अपने 1975 में मेरे नाम पे है, उस जमाने में 40,000 रुपए का था, आज शायद वो पता नहीं 20 करोड़ का है, कितने का है। तो मैं एसेट में सिर्फ 40,000 ही लिखूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल? नो, नॉट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दी एक्चुअल एक्विजिशन वैल्यू। एक्चुअल एक्विजिशन वैल्यू, ठीक है। और अगर किसी ने 40,000 का डिक्लेयर किया हुआ है या लिया है, आज जो आपसे 40,000 का उसने वो ले लिया है, आज की तारीख में ले लिया और 40,000 शो किया है, नहीं, वो तो फिर मैं उसको 80,000 दे के ले सकता था उस कानून के तहत जो हमने बनाया था। अगर मुझसे कोई आदमी आता है, वो कहता है मुझसे मैंने 40,000 में खरीदा है और वो रजिस्टर कर देता है CDA में 40,000 का, तो हमारे कानून के तहत जो कानून बन गया था, फाइनेंस एक्ट में पास हो गया मई 2018 में, हुकूमत 80,000 रुपया उसको देकर वो एसेट ले सकती थी। कानून का क्या हुआ फिर? वो कानून हमारे दोस्त जो भी आए हैं नए पाकिस्तान वाले, उन्होंने पहले ही अपने फाइनेंस बिल में उसको खत्म कर दिया। वजह? ये तो अच्छा कानून था। वजह बताने की जरूरत नहीं है, नया पाकिस्तान है, वजह बताना क्या है? नहीं, तो ये कानून एक अच्छा कानून था कि अगर आप बहुत अच्छा था। उससे देखिए ये डिटरेंस है, हुकूमत कभी किसी का खरीदेगी नहीं, डिटरेंस। इंडिया में भी इसी तरह का इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी दिल्ली में उन्होंने इसी तरह कंट्रोल किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, ये वहां पे हुआ था। उनको बाद में चूंकि वो कमर्शियल वैल्यूएशन थी तो वो ऊपर नीचे बहुत जाती थी, उसके प्रॉब्लम होने उनको हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूं आज भी यही हाल है, क्योंकि इससे काला धन भी रुक जाता है, इससे आपको एक टेम्पररी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये अकेले आप नहीं कर सकते, इसके साथ साथ हमने इनकम टैक्स पे भी छूट दी। हमने 3 स्लैब बना दी, आज हाईएस्ट स्लैब 32% पे है। हमने उसकी 3 स्लैब बनाए, 5, 10 और 15, उससे ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। और
मेरे ख्याल है 2 लाख महाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना था। तो वो अब टैक्सेशन की छूट और ये चीज जब साथ देंगे तो फिर लोग में इंसेंटिव होगा कि वो अपनी इनकम को शो करके जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करें। ठीक है, जो असासाजात डिक्लेयर किए और कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे डिक्लेयर किए, एक तो उनकी कानूनी कोई हैसियत है और क्या ये एफबीआर के पास भी डिक्लेयर होने चाहिए तमाम के तमाम जिन लोग नहीं हुए, और इस पे अपोजिशन इसको किस तरह देख रही है, आपकी जमात इसको किस तरह देख रही है, और ख़ास तौर पे जो दोहरी शहरियत वाले कुछ मामला सामने आए उस पर आपकी जमात सिर्फ बयानबाजी कर रही है या कोई कार्रवाई भी का सोच रही है? नहीं, बयानबाजी की बात नहीं है। जो असासाजात हैं ये ही असासाजात उनके टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड होने चाहिए। अगर वो डिस्क्रिपेंसी है तो वो फिर एफबीआर को एक्शन लेने का इख्तियार है। इसके अलावा इसकी कोई और कानूनी हैसियत नहीं है इस डिक्लेरेशन की। अब एफबीआर कह सकती है भाई वहां तो आपने ये डिक्लेयर किया, मुझे आपने कुछ और डिक्लेयर किया हुआ, वो एक्शन ले सकती है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जो हम हमेशा भूल जाते हैं, कि इन लोगों ने ये नहीं बताया कि इन्होंने टैक्स कितना अदा किया। हमने जब इलेक्शन लड़ा, हम सब ने जो आज मेंबर हैं या नहीं बन सके, हमें 3 साल में एनुअल जो हमने इनकम टैक्स अदा किया है उसकी हमें लिस्ट देनी पड़ी थी। तो इन लोगों से भी पूछना है कि भाई आप इस मुल्क में टैक्स अदा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि एक शहरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो टैक्स अदा करना होता है। तो हफीज शेख साहब जो हमारे एडवाइजर ऑन फाइनेंस है, टैक्स डायरेक्टरी भी पब्लिश होती थी आपके दौर में, उसमें कहीं आपने देखा है उनकी टैक्स डायरेक्टरी आई है? अभी तक नहीं आई? नहीं, इस हुकूमत में नहीं छपी। वो गैजेट नोटिफिकेशन होता है और छपती है हमारे तो वेबसाइट पे होती थी एफबीआर। जी, एफबीआर को सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी टैक्स पेमेंट्स को पब्लिक करने का इख्तियार हासिल है। ये बाय लॉ की डायरेक्टरी आती थी, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एफबीआर की वेबसाइट पे सबकी नाम पड़े होते हैं, कौन कितना टैक्स दे रहा है, सीएनआईसी नंबर। सिर्फ पार्लियामेंटेरियन, एटीएल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन, आम आदमी की कॉन्फिडेंशियल रहती है। सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये कानून के रिटर्न कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। नहीं, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो नाम आता है, रिटर्न्स कॉन्फिडेंशियल नाम आता होगा। हाँ, यानी मैं अगर वेबसाइट पे जाऊं तो मुझे अरशद शरीफ का नहीं पता चलेगा। अरशद शरीफ टैक्स पेयर है या नहीं वो पता चल जाएगा, टैक्स कितना दिया है वो, लेकिन उसके डिटेल रिटर्न नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरा पता चलेगा, वो पार्लियामेंटेरियन। तो इन हजरात से पूछना ये चाहिए था कि भाई आपने टैक्स अदा किया या नहीं किया, या आपने रिटर्न भी फाइल किया या नहीं किया। तो ये पार्लियामेंट में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि एक फर्क है जो इस हुकूमत ने किया, इन्होंने एसएपीएम्स को डिविजन्स में लगा दिया, यानी वो इंचार्ज है डिविजन्स के। एसएपीएम एनएससी के टेबल पर बैठते हैं। आप बाय इनविटेशन किसी शख्स को बुला सकते हैं टू कैबिनेट टेबल, लेकिन यहां लोग ऐसे हैं एसएपीएम जो बाय राइट ईसीसी में बैठते हैं और कैबिनेट में बैठते हैं। और सबसे जो खौफनाक बात है, खौफनाक मैं इसलिए कहता हूं कि ये हम हमेशा मुल्की सलामी है जो अमेरिका के शहरी है। अमेरिका के शहरी की कभी ओथ आप पढ़ लें। आप पढ़ने की कहते हैं, मैं चला देता हूं अगर आप कहते हैं। नहीं, मैं वो ओथ उठाता है वफादारी की अमेरिका के झंडे से, अमेरिका की हुकूमत से, अमेरिका के मुफादात से और अमेरिका के मुफादात से वो ओथ उठाता है बाकायदा जाकर। और अमेरिका के लिए किसी और मुल्क के खिलाफ हथियार भी उठा सकते हैं, बल्कि वो सेंटर में चल भी रही है। बिल्कुल। और साथ ये भी कहता है कि मेरी लॉयल्टी किसी और प्रिंस के साथ नहीं है। प्रिंस उस जमाने में इस्तेमाल होता था किसी और स्टेट के लिए, तो मेरी लॉयल्टी किसी और के साथ नहीं है। आज वो आदमी आपकी काबीना के टेबल पर बैठे हैं, अहम जिम्मेदारियां हासिल किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लैंड के हैं, तो उनकी वफादारी डिवाइड होंगी ना। वो पाकिस्तानी शहरी भी हैं, लेकिन वफादारी वहां भी जाहिर कर आए हैं। पाकिस्तान के लिए ओथ भी नहीं उठाया, लाइक मिनिस्टर्स उठाते हैं, पार्लियामेंटेरियन ओथ उठाते हैं, एसएपीएम नहीं उठाता, एडवाइजर भी ओथ नहीं उठाता और एसएपीएम भी, दोनों भी ओथ नहीं उठाते और विदाउट ओथ है। नाज़रीन, एक वफा लेते हैं, बाद दोबारा इसी मौजू पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दोहरी शहरियत का मामला भी सामने आया है एसएपीएम्स की। शायद का बतौर साबिक वजीर आज़म क्या आप इन लोगों को जिनकी दोहरी शहरियत है या एसएपीएम्स हैं, इनको काबीना में बैठने की इजाज़त देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इजाज़त देता है? कानून इस पर साइलेंट है, लेकिन कानून इजाज़त इन्विटेशन कर सकते हैं? नहीं, कानून इजाज़त इसलिए नहीं देता कि कानून ये कहता है कि कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे।
और पार्लियामेंट पे शर्त है कि उनके पास दोहरी शहरियत ना हो। इसलिए आप ये अखज़ कर सकते हैं कि आइन ये कह रहा है कि कैबिनेट के टेबल पर दोहरी शहरियत के लोग नहीं बैठेंगे। अगर आप एक SAPM को, आप SAPM रखें, अगर लेकिन उसको आप कैबिनेट के टेबल पर इनवाइट करेंगे ना, फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। हाँ, अपने काम के लिए वो आ सकता है, वो आपने IT पे सवाल पूछना है, आप खातून हैं, क्वालिफाइड हैं, हर चीज़ है, उनको बैठाएं, उनसे सवाल करें, उसके बाद चली जाएं। कैबिनेट के डेलिब्रेशन में जहां कौमी सलामती के मामलात आते हैं, जहां नेशनल इश्यूज, इससे बड़ा फोरम पाकिस्तान में नहीं है, वहां पर आप ऐसे शख्स को जो एक दूसरे मुल्क से वफादार हो, आप नहीं बिठा सकते। मैं माजरत से कहता हूं, आपने SAPM जिस मुल्क की मर्जी रखने अपने दफ्तर में बिठाएं। माजी में तो आला अदालतें इस पे बड़े वाज़ेह डिसीजंस भी देती रही हैं, तो अभी कोई पिटीशन वगैरह नहीं पड़ी या सुओ मोटो भी नहीं है इस पे, या कोई पेंडिंग पड़ी, आपकी इत्तला जाएंगे और वो इसका नोटिस लेंगे। उनसे गलती हो गई है, मेरे ख्याल को पता नहीं था ये लोग, मैं तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं ना, अब उनको पता चल गया है, तो इनको हटा दें, इनको अपने SAPM रखना है, अपने दफ्तरों में बिठाएं, इनसे काम लें, कैबिनेट में मत बनाएं। असूल तो यह है कि जो दोहरी शहरियत वाला आदमी इतनी बड़ी सतह पर हुकूमत में नहीं होना चाहिए। APC, उस पे क्या टारगेट है आप लोगों का? APC आज मैं तो लाहौर में नहीं था, लेकिन आज शायद कुछ इसका बिलावल साहब से मुलाकात हुई है आफ्टर ईद के बाद बैठ के डेलिब्रेशंस होंगी किस मौजू पे कि आइंदा लाएमल एक जॉइंट अपोजिशन का क्या होगा। देखिए, APC करना बड़ा आसान है, लेकिन APC से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं। तो जब तक टाइमिंग ऐसी ना हो कि आप वाकई कोई मुस्बत चीज, कोई ठोस चीज अवाम के सामने रख सकें, तो APC के नुकसान। अपोजिशन क्या रख सकती है APC के जरिए अवाम के सामने? कौन से इश्यूज हैं ऐसे जो जिस पे हो सकती है? आज तो सारा मुल्क अपोजिशन की तरफ देख रहा है, हमें हर जगह जाते शिकायत करते हैं अपोजिशन कुछ नहीं कर रही, अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। तो हमने एक लाएमल देना है, एक रास्ता देना है कि मुस्तकबिल में हमने क्या करना है कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। लेकिन अपोजिशन तो अपने मुकदमात भुगत रही है, करप्शन के मुकदमात नैब ने जो बनाए हुए हैं वो चले जा रहे हैं, तो अपोजिशन वो भुगतेगी या ये वाले इश्यूज पे कंसंट्रेट करेगी? वो तो पर्सनल, हमारे पर्सनल मामले हैं ना। उनकी हकीकत भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह कर दी है कि नैब है क्या और कर क्या रहा है। इसके बाद तो मैं समझता हूँ नैब की एग्जिस्टेंस, अगर उनमें कोई शर्म और हया हो, तो आज का जो फैसला आला तरीन अदालत ने दिया, उसको पढ़ा होगा आपने? मैं पूरा नहीं पढ़ा। आप उसको पढ़ लें, आप उसको पढ़ लें। उसके बाद नैब जो कर रहा है, कम से कम कोई कौम से माफी मांग लें अगर और कुछ नहीं कर सकते। तो ये नैब के खौफ से APC नहीं रुकेगी, नैब के खौफ से हमारी अपोजिशन नहीं रुकेगी। हमने ऐसा लाएमल बनाना है कि जमहूरियत मुल्क में खतरे में ना पड़े, आइन के अंदर रहा जाए, जो पुरानी रवायात थी हॉर्स ट्रेडिंग की और इस किस्म की, उनसे बचा जाए। हम तो मुल्क की सलामती। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है खासतौर पर पंजाब में? बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग हर वक्त मुमकिन होती है, आपको हमेशा बिकने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, फिर बिकने वाले भी खत्म हो जाएंगे। बुजदार साहब खरीद रहे हैं नून लीग के लोग। बुजदार साहब खरीद के क्या करेंगे? बुजदार साहब को कोई खतरा नहीं है। कौन खरीद रहा है? बुजदार साहब नहीं, बुजदार साहब ही खरीद रहे। वो जरा जब इनसिक्योर होते हैं तो वो इधर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो 5-6 हमारे मेंबर हैं जिनको खुद ना अक्ल है ना समझ है, उनको बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, फोटो खिंचवा के शाया कर देते हैं। इनसिक्योरिटी है कोई बुजदार साहब को? इनसिक्योरिटी होती है उनको, हर तकरीबन महीने बाद PM साहब को वहां जाना पड़ता है और बताना पड़ता है सबको कि नहीं बुजदार साहब कहीं नहीं जा रहे। कल परसों फिर गए थे और उनको बताया कि ये वाकई शेरशाह सूरी अभी के जौहर सामने नहीं आए, वो आ जाएंगे। 2 साल गुजर गए, हम 3 साल और इंतजार कर लें, इस किस्म के मैसेज। तीसरा फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया है हुकूमत का, इसमें आप कुछ बेहतरी देख रहे हैं जितने चैलेंजेस हैं? नहीं, बेहतरी कहां से आएगी? बेहतरी कहां से आएगी? ये तो हालात और खराब होंगे। हकायक आपके सामने है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम डॉक्टर मोईद यूसुफ को फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोग्राम में आएँ और चंद छोटे छोटे सवालात हैं और इस एक्ट के हवाले से डिटेल